नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार आपका हिंदी शिक्षक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं विजय सूत्रा के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आइए दोस्तों, अब हम अपना रिवीजन बैच शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, र देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी और फ़ारसी। तो हमारी जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जिस प्रकार हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, उसी प्रकार अंग्रेजी भाषा रोमन में लिखी जाती है और पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में और उर्दू भाषा लिखी जाती है फारसी में। तो जितनी भी हमारी भाषाएं हैं वह किसी न किसी लिपि में लिखी जाती हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो दोस्तों, आप बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी के पास 15 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो आपको हिंदी पढ़ाई जा रही है, आप सभी बच्चों को समझ में आ रही होगी। तो मैं आप सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि अगर मेरे द्वारा यहाँ पढ़ाया गया आपको समझ में आ रहा है, तो हमारे इस विजय सूत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, इसका सही आंसर जानते हैं कि कविता क्या है, निबंध के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, अज्ञेय हैं। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, क ख ग किस प्रकार के वर्ण हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी के पास 15 सेकंड का समय है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, क ख ग किस प्रकार के वर्ण हैं? तो हमारा स्वर नहीं है, संयुक्त नहीं है, संधि नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा व्यंजन है। अब इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, संयुक्त क्या होता है और संधि क्या होता है। सबसे पहले स्वर। स्वर किसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है बोलने में, तो वो हमारे व्यंजन होते हैं। संयुक्त क्या होते हैं? संयुक्त हमारे 4 व्यंजन होते हैं, अक्षय, त्रय, जय, स्रय। संधि, संधि होती है जिसका अर्थ होता है जोड़ या मेल। हिंदी में जब 2 ध्वनियां परस्पर पास पास आ जाती है, उनके मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, नामवर सिंह ने और रामविलास शर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो हमारा पहला ऑप्शन भी नहीं है, हमारा बी ऑप्शन भी नहीं है, हमारा तीसरा ऑप्शन सी भी नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन बच गया यहाँ पर डी। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए दोस्तों, हम इसका आंसर जानना चाहेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन है? कबीर हैं, बिहारी हैं, भूषण है, पद्माकर हैं। तो हमारा पहला आंसर सही हो जाएगा, कबीर। कबीर भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। बिहारी, भूषण, पद्माकर ये रीति काल के कवि हैं। तो आइए दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन होगा, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ऑप्शन ए है हमारा 5, नहीं है, बी है 6, नहीं है, डी है 8, नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। तो 7 कांड होते हैं किसमें? रामचरितमानस में। और रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रचना और अवधी भाषा में लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सातवां, सूर सागर में किसकी भक्ति वर्णित है? तो सूर सागर में किसकी भक्ति वर्णित है? राम की नहीं है, कृष्ण की, शिव की, विष्णु की, शिव की भी नहीं है, विष्णु की भी नहीं है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच गया, क्या? बी ऑप्शन बच गया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कृष्ण। हमारा 8वां क्वेश्चन है, रहीम किसके दरबार में थे? रहीम किसके दरबार में थे? अकबर के, बाबर के, शाहजहां के, औरंगजेब के। तो अब यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, बाबर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब नहीं है, शाहजहां भी नहीं है, बाबर भी नहीं है और अकबर है। इसका आंसर ए आ जाएगा। अब हमारा 9वां क्वेश्चन है, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? हमारे पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, बिहारी, कबीर, तुलसीदास और सूरदास। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी के पास 15 सेकंड का समय है। तो आइए दोस्तों, इसका सही आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन है? बिहारी हैं। कबीर नहीं है, तुलसीदास नहीं है, सूरदास नहीं है, ये तीनों के तीनों हमारे भक्ति काल के कवि हैं और हमारे बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। तो ये दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन होगा, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है? अब यहाँ पर आधुनिक हिंदी के बारे में पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ किससे माना जाता है? सूरदास से माना जाता है? नहीं। कबीर से माना जाता है? नहीं। तुलसीदास से माना जाता है? नहीं। तो हमारा एक ही ऑप्शन रह गया यहाँ पर, डी ऑप्शन। तो हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा भारतेंदु। तो जो आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ माना जाता है वो भारतेंदु से माना जाता है। तो आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, वाराणसी में, लखनऊ में, आगरा में। तो आप बच्चों के पास 15 सेकंड का समय है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो दोस्तों, अगर आप सभी बच्चों को, जब मैं आपको यहाँ पर ऑप्शनल बहुविकल्पीय प्रश्न करवा रहा हूँ, अगर आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो सभी बच्चे हमारे विजय सूत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। तो आइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में नहीं, लखनऊ में नहीं, आगरा में नहीं, तो हमारा बी ऑप्शन बचता है, तो वाराणसी में। कहाँ जाएगा? वाराणसी में। तो हमारा 12वां क्वेश्चन होगा, हिंदी में सुरों की संख्या कितनी होती है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 10, 11, 12 और 13। तो 10 नहीं होते, हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 11 होते हैं। अगर लेखन के आधार पर पूछ लिया जाए तो स्वर 13 होते हैं, अगर मानक व्याकरण के अनुसार पूछा जाए तो 11 होते हैं। हमारा 13वां क्वेश्चन है, साहित्य शब्द का अर्थ क्या है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, ज्ञान का संग्रह, शब्द और अर्थ का समन्वय, कविता, कहानी। हमारा ज्ञान का संग्रह नहीं है, कविता भी नहीं है, कहानी भी नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शब्द और अर्थ का समन्वय। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, वह शब्द है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सर्वनाम, संज्ञा, विशेषण और क्रिया। हमने इन चारों में से एक सही आंसर छांटना है
कि इनमें सही ऑप्शन क्या होगा। तो वह शब्द के बारे में बताना है। सर्वनाम है हमारा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा ए, यह हमारा सर्वनाम है, संज्ञा नहीं है, विशेषण नहीं है, क्रिया नहीं है। और यह हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम के भी दो भेद होते हैं, दूरवर्ती और निकटवर्ती। यह है हमारा दूरवर्ती, जो निश्चयवाचक सर्वनाम का भेद होता है उसमें आता है कि वे बच्चे खेल रहे हैं, या वह लड़का जा रहा है जिसने कल तुम्हारी किताब फाड़ दी थी, अर्थात दूर के लिए। और हमारा निकट में आएगा कि यह, ये, और दूर के लिए प्रयोग करते हैं वह, वे। और यह हमारा जो वह शब्द है, यह हमारा जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसका अन्य पुरुष एक भेद होता है, उसमें भी इसको शामिल किया जाता है। तो हमारा 15वां क्वेश्चन है। तो सभी बच्चे एक बार इस प्रश्न को पढ़ेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो आइए दोस्तों, इसका सही आंसर जानते हैं कि खेलना शब्द है, क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है। तो खेलना शब्द हमारी क्रिया होती है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब हमें इन चारों की परिभाषा के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है कि इन चारों की परिभाषा क्या है। क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से हमें किसी काम के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का पर्यायवाची क्या? पर्यायवाची शब्द होते हैं समानार्थी। अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जल का पर्यायवाची क्या है? तो दोस्तों सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आप सभी बच्चों के पास 15 सेकंड का समय है। तो आइए दोस्तों, हमारा 16वां क्वेश्चन है। हम इसका आंसर जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल का पर्यायवाची है, अग्नि है, नहीं है, वायु है, नहीं है, पृथ्वी है, नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन बचता है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी। अब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची के बारे में जानते हैं कि इनके पर्यायवाची क्या होते हैं। अग्नि, अग्नि का पर्यायवाची होता है आग, अनल, वहनी, पावक। अब आगे है वायु, वायु का होता है अनिल, समीर, हवा, पवन। पानी का होता है जल, नीर। और पृथ्वी का होता है भू, धरती, जमीन, धरा, धृणी। तो ये हमारे इनके पर्यायवाची शब्द थे। तो हमारा 17वां क्वेश्चन आता है, अंधकार का विलोम है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो आइए दोस्तों, इसका सही आंसर जानते हैं कि क्या होगा। अंधकार का विलोम है, उजाला है, नहीं है, दिन है, नहीं है, दीपक है, नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, प्रकाश। तो आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। धीरे शब्द है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संज्ञा, क्रिया, क्रिया विशेषण और विशेषण। तो हमारा धीरे शब्द है, संज्ञा नहीं है, क्रिया नहीं है, विशेषण नहीं है। तो हमारा एक ऑप्शन बच गया डी, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। और क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं मैं। राम धीरे धीरे चलता है। तो यहां पर धीरे धीरे हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और चलता है हमारी क्रिया है, यह हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा।
अब हमें क्रिया विशेषण के बारे में पता करना है, तो क्रिया से पहले कैसे लगाकर देख लो, अगर उत्तर मिल जाता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा दोस्तों। तो कैसे लगाकर देख लो, राम कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये जो हमारा धीरे धीरे है क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, राजपुत्र में समास है, तो राजपुत्र में कौन सा समास है, तो हमें समास के बारे में पता होना चाहिए कि समास की परिभाषा, समास किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से जो एक नया पद बनता है उसे समास कहते हैं। समास के हमारे 6 भेद होते हैं, हमारे 6 भेद होते हैं, अवयवी बहु समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और कर्मधारय समास। तो अब हमें यहाँ देखना कि राजपुत्र में कौन सा समास है, तो राजपुत्र में हमारा द्वंद्व समास नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, अवयवी बहु नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन बच गया, तत्पुरुष समास है इसमें। अब तत्पुरुष समास में जो राजपुत्र दिया गया है, इसका विग्रह क्या होता है, इसके विग्रह में जानेंगे कि इसके विग्रह के बारे में कि राजपुत्र का विग्रह क्या होता है। राजा का पुत्र, तो इसमें हमारा संबंध तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष, अब यहाँ तत्पुरुष समास के हमारे 6 भेद होते हैं, उन्हीं भेदों में से एक है संबंध तत्पुरुष। मैं यहाँ लिख देता हूं तत्पुरुष समास के भेद। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं नंबर 1 कर्म तत्पुरुष, नंबर 2 कर्ण तत्पुरुष, नंबर 3 संप्रदान, और नंबर 4 अपादान तत्पुरुष, नंबर 5 अधिकरण। नंबर 5 आ जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष, तो नंबर 5 हमारा संबंध तत्पुरुष। नंबर 6 है हमारा अधिकरण। तो दोस्तों, ये हमारे समास के 6 भेद हैं, कौन से समास के, तत्पुरुष समास के। और हमारा राजा का पुत्र, इन्हीं समासों का एक भेद है जो है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। तो इनकी परिभाषा भी जानते हैं दोस्तों। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं लेकिन दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होंगे। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है। बहुब्रीहि समास जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता न दूसरा पद प्रधान होता, अर्थात कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है। अब यही बहु समास जिस समास में पहला पद अव्यय या उपसर्ग हो और संपूर्ण पद को ही अव्यय बना देता है, उससे मिलने पर संपूर्ण पद को ही अव्यय बना देता है, उसको हम अव्ययी बहु समास कहते हैं। आगे हमारा 20वां क्वेश्चन है, दिन रात में समास है, द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, अभी हमने किए थे। तो हमारा कर्मधारय नहीं है, बहुब्रीहि नहीं है, तत्पुरुष नहीं है, तो हमारा एक ऑप्शन रह गया ए, तो हमारा इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। दिन रात में हमारा द्वंद्व समास है। और इसका अगर हम विग्रह करेंगे तो इनके बीच में और, तथा, लेकिन, किंतु, और, तथा, अथवा, इस प्रकार के
शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे हमारा 21वां क्वेश्चन है, गोदान किस प्रकार की रचना है? गोदान हमारी किस प्रकार की रचना है? नाटक है, उपन्यास है, कविता है, निबंध है। तो गोदान हमारी किस प्रकार की रचना है? नाटक नहीं है, कविता नहीं है, निबंध नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा उपन्यास है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां, रामचरितमानस शब्द है, तो रामचरितमानस यहाँ क्या है? सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा क्या है? ये संज्ञा है। कौन सा है? संज्ञा है। हमने इनकी परिभाषा पहले पढ़ी है, सर्वनाम की, संज्ञा की, विशेषण की और क्रिया की, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संज्ञा है ये। कफन किस प्रकार की रचना है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं आप सभी बच्चों को 15 सेकंड का समय देता हूं, सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कफन किस प्रकार की रचना है? कफन उपन्यास है, नहीं है, नाटक है, नहीं है, कविता है, नहीं है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कहानी है। और कफन किसके द्वारा लिखी गई है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई कहानी है। हमारा 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, मधुशाला किस प्रकार की रचना है? कविता है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, तो मधुशाला है जो हमारी, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कविता है। और किसके द्वारा लिखी गई है? ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किस प्रकार की रचना है? सभी बच्चे इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए दोस्तों इसका सही आंसर जानते हैं कि क्या होगा। कामायनी किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, नाटक है, उपन्यास है, कहानी है। हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकाव्य है ये। अब आगे 26वां क्वेश्चन आता है हमारा, रश्मि रथी किस प्रकार की रचना है? महाकाव्य है, खंड काव्य है, कहानी है, नाटक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों हमारा जो रश्मि रथी है यह महाकाव्य नहीं है, यह बी ऑप्शन हो जाएगा, हमारा खंड काव्य है। और रश्मि रथी किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा रचा गया है? रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। 27वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, निराला किस धारा के कवि हैं? रीति काल के, भक्ति काल के, छायावाद के, वीर गाथा काल के। तो दोस्तों सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। 15 सेकंड का समय है आपके पास। तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, निराला किस धारा के कवि हैं? रीति काल के हैं? नहीं है। भक्ति काल के हैं? नहीं है। वीर गाथा काल के? नहीं है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा छायावाद के हैं। 28वां क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा, सुंदर फूल में सुंदर क्या है? क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो सुंदर फूल तो क्रिया नहीं है, संज्ञा नहीं है, सर्वनाम नहीं है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विशेषण। तो सुंदर हमारा विशेषण होता है। और विशेषण की पहचान कैसे करनी है? उस शब्द से पहले कैसा लगाकर देख लो, कैसा फूल? सुंदर फूल। अगर उत्तर मिल जाता है, जो उत्तर मिलता है वही हमारा विशेषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29वां, दिनकर किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आदि काल के। तो इनमें से हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं।
तो चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों दिनकर हमारे आधुनिक काल के कवि हैं। हमारा पहला ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भक्ति काल नहीं आएगा, रीति काल नहीं आएगा, आदिकाल नहीं आएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा किस धारा से जुड़ी है? तो सभी बच्चों को 15 सेकंड का समय दिया जाता है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप विजय सूत्रा के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा सा कमेंट करें। तो महादेवी वर्मा किस धारा से जुड़ी हैं? दोस्तों ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा, छायावाद से। प्रगतिवाद नहीं करना है, प्रयोगवाद नहीं करना है, रहस्यवाद नहीं करना है। तो दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन है पीताम्बर में समास है। मैंने समास के बारे में बताया था, समास की परिभाषा बताई थी। तो अब आता हमारा पीताम्बर। पीताम्बर में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है? नहीं है। द्वंद्व समास है? नहीं है। अव्ययीभाव समास है? नहीं है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। पीले हैं वस्त्र जिसके, उसको पीताम्बर कहा जाता है, अर्थात श्री कृष्ण के लिए पीताम्बर का प्रयोग किया जाता है और उसमें बहुब्रीहि समास होता है, जिसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, अर्थात कोई तीसरा पद ही प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आइए दोस्तों हमारा 32वां क्वेश्चन है गंगा जल में कौन सा समास है? अब यहाँ पर मैंने समास के 6 भेदों के बारे में बताया था, उन 6 भेदों में से ही यह एक भेद है, तो हमारा आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो यह हमारा तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष। तो गंगा जल का हमारा विग्रह क्या होगा? गंगा का जल। आगे हमारा 33वां क्वेश्चन है दोस्तों, निराला किस धारा के कवि हैं? रीति काल, भक्ति काल, छायावाद या वीरगाथा काल? तो निराला यहाँ पर किस धारा के कवि हैं? न रीति काल के हैं न भक्ति काल के हैं दोस्तों, और न ही हमारे वीरगाथा काल के हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, छायावाद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34वां। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो कल हम अगली क्लास में मिलेंगे। सेकंड जो हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न का प्रैक्टिस सेट होगा उसमें मिलते हैं। तो शुभ रात्रि। मैडम एक बार देखना, रिकॉर्डिंग होगी, देखना भैया एक बार। हाँ देखना। स्टॉप कर देगा।